एज इट इज जैसे कि आपको पता है कि 2025 आ चुका है और यहाँ पर कई सारी नई कंपनी यानी कि बहुत सारी कारें इंडिया में आने वाली हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ईवी टारा, क्रेटा ईवी और एमजी साइबर सेल जैसी बहुत बड़ी बड़ी कारें। अब यहाँ पर जितनी भी नई गाड़ी इंडिया में आ रही है ना, उसके बारे में मैं ये तो नहीं बोल सकता कि क्या इन गाड़ियों को भारत में आना चाहिए या फिर नहीं, लेकिन यहाँ पर इंडियन ऑटो मार्केट में पहले ऐसी कई सारी गाड़ियां एग्जिस्ट कर चुकी है, जिनके बारे में मुझे ऐसा लगता है कि उनको वापस इंडिया में आना चाहिए। और इसीलिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि यहाँ पर मेरे हिसाब से वो कौन सी गाड़ियां हैं जिन्हें भारत के मार्केट के अंदर वापसी करनी चाहिए। मैं यहाँ पर इस वीडियो में उन्हीं गाड़ियों के बारे में बात करने वाला हूँ जिन गाड़ियों को लाने के बाद ब्रांड्स और उनके कंज्यूमर दोनों का ये फायदा होने वाला है और जिन्हें वापस लाना ब्रांड्स के लिए संभव भी हो। और इसी वजह से आज इस वीडियो में मैं इंडिया के अंदर डिफॉर्म्ड होने वाले ब्रांड्स के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल फिएट, शेवरलेट और इन जैसी ब्रांड्स के बारे में आज हम इस वीडियो में बात नहीं करने वाले हैं। एंड ऑल्सो इस वीडियो में हम उन कार्स के बारे में भी बात नहीं करने वाले हैं जिनका रिवाइवल यहाँ पर ऑलरेडी कंफर्म हो चुका है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल टाटा सियरा, रेनॉल्ट डस्टन, रेनॉल्ट डेक्सन या फिर पोलो वगैरह। चलो यार अब उन टॉप 10 गाड़ियों के बारे में बात करते हैं, यानी कि कार्स के बारे में बात करते हैं जो कि इंडिया में आनी चाहिए मेरे हिसाब से ही। और मेरी इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर जो गाड़ी आती है उसका नाम है होंडा सिविक। सीडान्स की डिमांड कम होने के बावजूद भी मुझे ऐसा लगता है कि होंडा को अपनी सिविक को वापस लाना चाहिए इंडिया में। जी हाँ, यहाँ पर सीडान्स की डिमांड बहुत ही ज्यादा कम होने के बावजूद भी मुझे ये लगता है कि होंडा को वापस से अपनी सिविक को इंडिया में लाना चाहिए, और वो भी मात्र एक रेगुलर फॉर्म के अंदर नहीं, बल्कि इनको अपनी सिविक टाइप आर लेके आनी चाहिए इंडिया में। और इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है होंडा की इंडिया के अंदर कम होती हुई एस्पिरेशन वैल्यू। देखो यहाँ पर एक वक्त ऐसा था जब इंडिया के अंदर होंडा ब्रियो, जैज, अमेज, WRV जैसी छोटी और मास ओरिएंटेड कार के साथ साथ CVA, HR और कॉर्ड जैसी महंगी और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कार को लेकर आया करती थी। और ऐसे ही हाई एंड कार बेचने की वजह से इंडिया के अंदर होंडा को एक प्रीमियम कार के तौर पे देखा जाने लगा था। ऐसी कार ब्रांड जिसकी छोटी कार्स को भी खरीदने में एक प्रीमियम वाला फील आया करता था। ठीक उसी तरीके से जैसे कि स्कोडा के पास फाबिया एरस हुआ करती थी। ये भी एक छोटी गाड़ी थी, लेकिन फिर भी क्योंकि स्कोडा के पास ज्यादातर बड़ी गाड़ियां थी, जैसे कि स्कोडा एक्टाविया या फिर सुपर हो गई या फिर इसके बावजूद येती हो गई, ज्यादातर ऐसी गाड़ियां होने की वजह से स्कोडा की सभी गाड़ियों प्रीमियम वाला टैग मिला करता था, फिर चाहे वो स्कोडा की फाबिया ही क्यों ना हो। और सेम टू सेम ऐसा ही कुछ होंडा के साथ भी हुआ था। लेकिन जहाँ पर एक तरफ स्कोडा आज के टाइम पर भी एक्सपेंसिव कार बेचा करती है, इस वजह से जो उनकी सस्ती कार है उसको भी लोग इंस्पिरेशन की वजह से ले लिया करते हैं, जिसके चलते उनकी जो थोड़ी सी सस्ती कार्स है ना, उसको भी लोग एस्पिरेशन के साथ खरीद लिया करते हैं। वहीं पर अगर देखा जाए तो होंडा ने महंगी कार्स को बनाना बंद ही कर दिया है, जिसकी वजह से होंडा एज अ ब्रांड बिल्कुल भी एस्पिरेशनल नहीं लगा करता है लोगों को। और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि उनको अपनी सिविक वापस से इंडिया में लानी चाहिए, वो भी टाइप आर अवतार में। और इस गाड़ी की इंजन स्पेसिफिकेशन की अभी यहाँ पर बात करूँ तो ये गाड़ी आती है 2 लीटर 4 सिलेंडर टर्बो चार्ज इंजन जो प्रोड्यूस करती है 315 हॉर्स पावर और 310 का, और इसी की वजह से ये गाड़ी महज 4 सेकंड में 100 की रफ्तार पकड़ लेती है। और साथ ही साथ इस गाड़ी की जो टॉप स्पीड है ना, वो 271 किलोमीटर पर आवर है, यानी कि ये गाड़ी काफी ज्यादा तेज चल सकती है। यह कार महज इंजन परफॉर्मेंस के नाम पे पॉपुलर नहीं है, बल्कि ये गाड़ी अपने हैंडलिंग के लिए बहुत ही ज्यादा मशहूर हुआ करती है और दुनिया भर के ऑटो क्रिटिक के बीच इसकी हैंडलिंग को बहुत ही ज्यादा प्रेस किया जाता है। तो होंडा अगर अपनी इस गाड़ी को 40 से 50 लाख के ब्रैकेट में भी अगर लेकर आती है ना इंडिया में, तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात होगी इंडिया के अंदर ये। और इंडिया के अंदर ये गाड़ी होंडा के लिए एक हेलो प्रोडक्ट बन सकती है। अगली कार नंबर 2 जिसको इंडिया में वापस आना चाहिए उसका नाम है स्कोडा फाबिया। इंडिया में वॉक्सवैगन की तरफ से पोलो और गोल्फ को वापस लाने की बातें पहले से ही चल रही है, लेकिन यहाँ पर वॉक्सवैगन उनके परफॉर्मेंस अवतार पर उन गाड़ियों को लेकर आ रहे हैं और यहाँ तक कि वो गाड़ियां यहाँ पर इम्पोर्ट होकर आने वाली है। इसका मतलब ये होता है कि वो सारी की सारी गाड़ियां यहाँ पर बहुत ज्यादा महंगी होने वाली है। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि स्कोडा को भी अपनी फाबिया इंडिया में वापस लेकर आनी चाहिए, लेकिन ऐसा इंडिया बाउंड कार नहीं कि ये गाड़ी 4 मीटर से छोटी होनी चाहिए और इसका इंजन बहुत ही छोटे साइज का होना चाहिए इंडिया के हिसाब से, कि ये टैक्सेशन में आसानी से बैठ सके, जो कि इंडिया में लगा करते हैं। स्कोडा इंडिया के अंदर ऑलरेडी बहुत ज्यादा एफर्ट्स मार रही है, क्योंकि इंडिया जो है ना स्कोडा के लिए बहुत बड़ी मार्केट साबित हो सकती है, अनलाइक VW जिनके प्रायोरिटी लिस्ट इंडिया कभी एग्जिस्ट ही नहीं किया करता है। तो इसीलिए स्कोडा को यहाँ पर इंडिया के मार्केट में और भी ज्यादा अगर तरक्की करनी है तो इनको एक इंडिया के प्रीमियम मार्केट के अंदर उतरना चाहिए, लेकिन मेरा मतलब है फ्रॉन्क्स, बलेनो और i20 वाले मार्केट के अंदर, क्योंकि यहाँ पर अगर हम स्टैट्स देखें तो बलेनो और फ्रॉन्क्स यहाँ पर सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ियां हैं मारुति की, जिनकी 15 से 16 हजार यूनिट हर महीने बिका करती है इंडिया के अंदर। इससे ये समझ में आता है कि जो प्रीमियम हैचबैक की जो मार्केट है इंडिया के अंदर बहुत ही अच्छा परफॉर्म करके दिखा रही है। तो इसी एक रीजन की वजह से मुझे एक ऐसा चीज लगता है कि फाबिया को इंडियन मार्केट के अंदर वापस लाना चाहिए, और शायद ऐसा करने के लिए कार मेकर्स को इसके अंदर कोई भी ज्यादा चेंजेस लाने नहीं पड़ेंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि ये गाड़ी ऑलरेडी 4 मीटर की लेंथ के साथ आया करती है। तो स्कोडा को यहाँ पर 5 mm महज और कम करना होगा इस गाड़ी के अंदर, जिसके बाद ये गाड़ी इंडियन रोड्स में चलाने के लिए और भी ज्यादा परफेक्शनिस्ट हो जाएगी। तो इंडिया के अंदर इसके ऊपर टैक्सेशन सिस्टम भी बहुत कम लगेगा। साथ ही साथ स्कोडा के पास यहाँ पर छोटा इंजन तो है ही जो इस गाड़ी के अंदर यूज किया जा सकता है। तो सीधी सी बात है, इंजीनियरिंग में इस गाड़ी के अंदर ज्यादा पैसा नहीं लगने वाला है अगर वो लोग इसको इंडिया में वापस लेकर आ जाते हैं तो। और मेरा मानना तो यहाँ पर यह है कि वो लोग अगर इस गाड़ी को इंडिया में वापस लाते हैं तो इस गाड़ी में बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल अवेलेबल है अल्ट्रॉज और i20 की सेल्स को पूरी तरीके से खा जाने का, हजम कर जाने का। क्योंकि अगर सच में देखा जाए तो इस गाड़ी के लुक्स बहुत ही ज्यादा अच्छे दिखाई देते हैं और इस गाड़ी के जितने भी इंटीरियर है वो नेक्स्ट लेवल के हैं और इस गाड़ी की परफॉर्मेंस भी अलग लेवल पर जाती है अगर इसको चलाओ तो। अगली गाड़ी जो मेरे हिसाब से इंडिया में वापस आनी चाहिए उसका नाम है टोयोटा एटियोस। आज से लगभग 14 साल पहले यानी कि 2010 में टोयोटा ने अपनी
अपनी इकोनॉमिक गाड़ियों को इंडिया में लॉन्च किया था, यानी कि इटियोस और इटियोस इलेवा, जो कि अगर देखा जाए तो इंडियन मार्केट में दोनों ही गाड़ियां ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाई। और इनके फेल होने का इंडिया में सबसे बड़ा रीजन ये था कि इनके इंटीरियर्स और यहाँ तक कि इनके एक्सटीरियर्स भी खराब हुआ करते थे। लेकिन इन दो रीजंस के अलावा भी ये गाड़ियां बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल और कैपेबल भी हुआ करती थी। अगर देखा जाए तो इनकी राइड क्वालिटी भी बहुत ज्यादा अच्छी हुआ करती थी उस टाइम पर, और इनके इंजन भी ठीक ठाक पावर निकाल के आपको दे दिया करते थे। और अगर इस गाड़ी के अंदर के स्पेस की बात की जाए तो बहुत ही ज्यादा अच्छा हुआ करते थे। लेकिन इन सभी बातों के ऊपर अगर इंजन की बात की जाए इस गाड़ी की, तो वो बहुत ही ज्यादा बेहतर हुआ करते थे। टोयोटा की बाकी सारी गाड़ियों की तरह भी टोयोटा की ये गाड़ी इटियोस बहुत ज्यादा रिलायबल हुआ करती थी। ये इंजन लाखों लाख किलोमीटर चला करती थी बिना किसी परेशानी की, और इसी वजह से मे भी इंडिया के अंदर टैक्सी ड्राइवर्स इनको बहुत ही ज्यादा पसंद किया करते थे उस टाइम पर। और इस गाड़ी की इन्हीं सब खूबियों के कारण मुझे ऐसा लगता है कि इस गाड़ी को इंडिया में वापसी करनी चाहिए, और करनी ही चाहिए। हाँ, थोड़ा बहुत इसके लुक्स में, इंटीरियर में और एक्सटीरियर में काम करना होगा, उसके बाद इंडिया में आने के लिए बिल्कुल रेडी है ये। और अगर टोयोटा चाहे तो इस गाड़ी को सब 4 मीटर एसयूवी के तौर पर इंडिया में वापस ला सकती है इस गाड़ी को, जैसे कि फॉर एग्जांपल 5 कैटेगरी की जो गाड़ियां हैं उसके अंदर, और वहां पर अगर इसको लाया जाता है तो इसकी सेल्स बहुत ही ज्यादा अच्छी हो सकती है फ्यूचर में। अब भले ही ये किसी भी रूप में इंडिया में आ जाए, लेकिन टोयोटा अपने इंडिया के अंदर खुद से इकोनॉमी कार बनाया करे। अब यार यहाँ पर ये जो टेढ़े मेढ़े नामों वाली टोयोटा की रिमेश मारुति गाड़ियां है ना, उनको कोई भी इंडिया के अंदर नहीं चलाना चाहता। हर कोई ये चाहता है कि टोयोटा मजबूत सीट मेटल वाली हद से ज्यादा डिपेंडेबल ओरिजिनल टोयोटा कार इंडिया के अंदर बनाए। और ऐसे ही एक और गाड़ी इंडिया के अंदर लाई जा सकती है जिसका नाम है टोयोटा यारिस। यहाँ पर यारिस की अगर हम बात करें तो टोयोटा के बहुत बड़ा फेलियर में से एक है। अगर यहाँ पर बात की जाए मतलब कि अपने आप में ये गाड़ी बहुत ही ज्यादा सेफ हुआ करती थी, लेकिन किसी भी कैटेगरी में ये गाड़ी फिट नहीं बैठा करती थी। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये गाड़ी जिसका नाम है होंडा सिटी, जो कि पावर नहीं निकाला करती थी, और न ही ये गाड़ी सुजुकी की सियाज जैसी माइलेज निकाल कर दिया करती थी। जैसे कि ये गाड़ी होंडा सिटी जैसे पावर नहीं निकाला करती थी, मारुति सियाज जैसे माइलेज नहीं निकाल कर दिया करती थी, और इसीलिए इस गाड़ी को ज्यादा पसंद नहीं किया गया था। लेकिन यहाँ पर जो इंटरनेशनल मार्केट में इसकी मॉडल बिक रही है ना, उसको इंडिया में लाया जा सकता है, और उसको लाने के लिए कोई भी इंजीनियरिंग चेंजेस उसमें नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये गाड़ी 4 मीटर से छोटी है और छोटे इंजन के साथ आया करती है, जो कि इंडिया के लिए फिट बैठती है यहाँ पर। और इंडिया का जो टैक्सेशन है ना, उसका बेनिफिट ये लोग उठा पाएंगे। अगर इस गाड़ी को टोयोटा इंडिया में लाती है तो जो बायर्स है ना, उनको एक हैचबैक मिल जाएगा। लेकिन सिर्फ एज एन इकोनॉमिकल कार ही नहीं, बल्कि एक परफॉर्मेंस कार के तौर पर भी टोयोटा के यारिस को यहाँ पर लाया जा सकता है, इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। क्योंकि टोयोटा यहाँ पर इंटरनेशनल मार्केट में GR-RS नाम का एक इंटरनेशनल ब्रांड भी बेचा करती है, जो कि एक 3 डोर परफॉर्मेंस गाड़ी है, जो कि 1.5 लीटर 3 सिलेंडर इंजन से 300 bhp की पावर यहाँ पर निकाल कर दे सकती है आपको। तो अगर यहाँ पर टोयोटा इस गाड़ी को सीक्रेटली इंडिया में ला लेती है तो होंडा सिविक के जैसे ही यहाँ पर जो ऑडियंस की परफॉर्मेंस गाड़ी चलाने की जो भूख है ना, उसको कम की जा सकती है, उसको भरपूर की जा सकती है। अब यहाँ तक तो हमने बात कर ली टोयोटा की बहुत सारी गाड़ियों के बारे में। अब हम ऐसे ब्रांड के बारे में बात करने वाले हैं जो कि इंडिया में आकर बहुत सारी अपनी गाड़ियों को डिसकंटिन्यू किया है। वो भी ऐसी गाड़ियों के बारे में बात करने वाले हैं जो बहुत ही बड़ी आइकॉनिक गाड़ियां हुआ करती थी। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ टाटा कंपनी की, और इन्होंने सबसे ज्यादा कैपेबल परफॉर्मेंस गाड़ियों को इंडिया के अंदर डिसकंटिन्यू किया है, जो कि बहुत बड़ी दुखद बात है। और मेरा ये यहाँ पर स्ट्रिक्टली मानना है कि इन सभी गाड़ियों को इंडिया में वापस आना ही आना चाहिए। ये चारों ही गाड़ियां 4x4 बॉडी ऑन परफॉर्मेंस कंस्ट्रक्शन के साथ आया करती है, जिसमें से सबसे पहले नंबर पर आती है टाटा की सुमो। टाटा एक ऐसी कार कंपनी जिसने महिंद्रा से पहले भी प्रॉपर फैमिली ऑफ रोडर बनाना चालू कर दिया था, और इनकी कार सबसे बढ़िया हुआ करती थी उस टाइम पर। जैसे कि फॉर एग्जांपल 94 टाटा सुमो महिंद्रा की 1998 में आई अरमाडा से काफी ज्यादा बेहतर हुआ करती थी, और उस टाइम पर ये बिकी भी ज्यादा करती थी। लेकिन धीरे धीरे मार्केट के अंदर तवेरा, स्कॉर्पियो और क्वालिस जैसे बड़े बड़े ब्रांड आने लगे, और इन सारे के सारे तगड़े प्लेयर्स के मार्केट में एंट्री करने से सुमो की थोड़ी सी प्रशंसा कम होने लगी, और टाटा ने आगे चलकर एक टाइम के पास सुमो को बनाना बंद ही कर दिया। लेकिन शायद तक अगर देखा जाए तो ये फैसला ठीक नहीं था। टाटा को ऐसा लगा कि इंडिया में लोगों को फ्रंट व्हील ड्राइव वाली नाम की एसयूवीज बस चलानी है, लेकिन यहाँ पर वो गलत साबित हुई, क्योंकि आज के डेट में महिंद्रा की स्कॉर्पियो टॉप 10 सेलिंग कार्स में से एक होती है आज के टाइम पर, इवन दो कि इस गाड़ी की रेट काफी ज्यादा महंगी है। और इसीलिए भी मुझे ऐसा लगता है कि टाटा को अपनी सुमो वापस लानी चाहिए, वो भी एक मॉडर्न क्लासिक और बुच लुक के साथ, और इस पर्टिकुलर गाड़ी को उनको प्लेस करना चाहिए बुलेरो की जगह में। ऐसा करने से ये गाड़ी बुलेरो न्यू और बुलेरो की सेल्स को तो खा ही जाएगी, साथ ही साथ ये गाड़ी सस्ती होने के साथ साथ बहुत सारे बायर्स को अपनी तरफ खींच लेगी। वैसे वो चाहे तो इस गाड़ी को थार के अगेंस्ट भी पेश कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो थार का कल्ट है ना, उसको चैलेंज करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो सकता है उनके लिए। तो मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि टाटा को अपनी सुमो वापस लेकर लानी चाहिए। और एक्चुअल में ऐसे रूमर्स भी उठ रहे हैं कि 2025 में, यानी कि 2025 के ऑटो एक्सपो में इसको शोकेस किया जा सकता है टाटा की तरफ से। लेकिन यहाँ पर जितने भी ये रूमर्स है ना, वो कुछ रिलायबल सोर्सेस या फिर किसी अच्छे सोर्सेस से नहीं आए हैं, इसीलिए मैंने टाटा सुमो को अपने वीडियो के थोड़े एंड में प्रदर्शित किया है। टाटा की अगली गाड़ी जिसे भारत में वापस लानी चाहिए उसका नाम है टाटा सफारी स्ट्रॉम। सफारी स्ट्रॉम यहाँ पर स्कॉर्पियो के सेल्स से कभी भी लड़ तो नहीं पाई थी, लेकिन अपने परफॉर्मेंस और कैपेबिलिटी की वजह से ये गाड़ी की स्कॉर्पियो को भी पीछे छोड़ चुकी थी। हाँ, लेकिन सेल्स के मामले में ये बहुत नीचे हुआ करती थी, और शायद इसी वजह से टाटा ने स्ट्रॉम को हमेशा के लिए बंद कर दिया था वहाँ पर। लेकिन यहाँ पर टाटा ने सफारी का कल्ट का फायदा उठाते हुए फ्रंट व्हील ड्राइव को सफारी बोलना चालू कर दिया, और ऐसा बोलते ही उसको मार्केट में उतार दिया। लेकिन अगेन आगे चलकर ये गाड़ी ना तो स्कॉर्पियो से सेल्स के मामले में लड़ पाई और ना ही कैपेबिलिटी ला पाई।
साथ ही साथ ये गाड़ी अपने खराब रिलायबिलिटी की वजह से बहुत ही ज्यादा बदनाम रही थी और खास करके इसके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स थे उसमें बहुत ज्यादा दिक्कतें भी आ रही थी। और जब से ये लॉन्च हुई थी गाड़ी तब से ये दिक्कतें आ ही रही थी, जिसकी वजह से लोगों ने इसको प्रेफर करना बंद कर दिया था। तो यहीं पर मेरा मानना यह है कि टाटा को अगर स्कॉर्पियो को कड़ी टक्कर देनी है ना, तो उनको डेफिनेटली बॉडी ऑन स्क्रीन ओल्ड मॉडल वाली सफारी को वापस लेके आनी होगी, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल फीचर थोड़े से कम हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्कॉर्पियो एन वगैरह में कम ही है, उसी तरीके से इसमें भी होनी चाहिए ताकि दिक्कतें इसमें कम आए थोड़ी सी। और सफारी का जो डिजाइन है ना वो प्रॉपर सफारी स्टॉर्म पे ही डिजाइन होना चाहिए, यानी कि बेस्ड होना चाहिए, ना कि किसी और चीज पर। और आजकल के डिजाइन उसके ऊपर अच्छे भी नहीं लगने वाले। हमारी लिस्ट में अगला नंबर आता है टाटा हेक्सा का। भारत के अंदर इनोवा क्रिस्टा को छोड़ के कोई भी गाड़ी ऐसी नहीं है जिसको बॉडी ऑन फ्रेम कंस्ट्रक्शन के ऊपर तवज्जो दी जा सके। ऐसे में यहाँ पर हेक्सा री एंट्री करके इनोवा क्रिस्टा को एक तगड़ी टक्कर दे सकता ही है, क्योंकि वो पहले भी बॉडी ऑन फ्रेम पर बेस्ड थी और रियर व्हील ड्राइव के साथ आया करती थी। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, इस गाड़ी के बहुत सारा वेरिएंट प्रॉपर 4x4 वाले वेरिएंट के साथ आया करते थे, जो कि अपने आप में कमाल की बात है, क्योंकि टाटा इसको एमवीवी बुलाया करती थी। इस गाड़ी की राइड क्वालिटी क्रिस्टा से भी ज्यादा अच्छी हुआ करती थी। ये गाड़ी अगर देखा जाए तो क्रिस्टा से भी ज्यादा लग्जूरियस थी, लेकिन दुखद बात तो ये है कि ये गाड़ी ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाई मार्केट में। और इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है इस गाड़ी की पुअर रिलायबिलिटी। देखो यहाँ पर मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि इस गाड़ी की रिलायबिलिटी बहुत ही ज्यादा खराब थी। एक्चुअली सफारी, स्ट्रॉम और हेक्सा की डिपेंडेबिलिटी आज के टाइम पर बिकने वाली कई सारी टाटा कार्स से बेहतर थी, लेकिन फिर भी क्योंकि टाटा के साथ नाम जुड़ा हुआ था ना अनरिलायबल कार बनाने वाली कंपनी का, वही कारण था जो इन गाड़ियों को लेकर डूब गया था। नाम की वजह से ये दोनों की दोनों गाड़ियां बहुत ही ज्यादा बदनाम हो चुकी है। लेकिन अब इस गाड़ी को वापस लाया जा सकता है, क्योंकि टाटा को इस गाड़ी की रिलायबिलिटी के ऊपर अब ज्यादा ध्यान देना होगा और महज रिलायबिलिटी पर ध्यान देके वो इंडियन मार्केट पर वापस एंट्री कर सकते हैं। अगली और आखिरी टाटा कार जिसको इंडिया के अंदर वापस से लॉन्च करना है, इसका नाम है टाटा ज़ेनॉन। ये टाटा 206 और टाटा पिकअप जैसी गाड़ियों पर बेस्ड हुआ करती थी। यहाँ पर ये टाटा की मॉडर्न अप्रोच थी लाइफस्टाइल चेंजिंग व्हीकल बनाने की ओर पर। लेकिन यहाँ पर इंडियन मार्केट में इस गाड़ी की सेल इतनी खराब थी कि लोगों को पता ही नहीं चला कि ये गाड़ी कब इंडियन मार्केट में आई और कब इंडियन मार्केट से वापस चली गई। लेकिन फिर भी बहुत सारी फॉरेन मार्केट की अगर बात की जाए तो वहाँ पर ये गाड़ी अभी भी हिट साबित होती है और इंडिया के अंदर भी ये गाड़ी योद्धा नाम से बहुत ज्यादा बिक रही है एज अ पिकअप व्हीकल। अब यहाँ पर ये कमर्शियल व्हीकल वाला कॉन्सेप्ट तो ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ज़ेनॉन वाला यानी कि टाटा का ज़ेनॉन का एक लाइफस्टाइल वर्जन भी इंडिया में लॉन्च होना चाहिए। मैंने ज़ेनॉन के यहाँ पर कई सारे मॉडिफाइड एग्जांपल देखे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि इस गाड़ी में बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल मौजूद है कि इंडियन मार्केट में ये बहुत ही अच्छा परफॉर्म करके दिखा देगी। और अगर इस गाड़ी के इंटीरियर को बहुत ही ज्यादा अच्छा और मॉड्यूलर कर दिया जाता है तो ये अच्छा परफॉर्म कर सकती है इंडियन मार्केट में आके, यानी कि जैसी पॉपुलैरिटी इंडिया के अंदर नेक्सॉन की है वैसी पॉपुलैरिटी ये गाड़ी पा सकती है और ये गाड़ी बहुत बड़े ऑडियंस को अपनी तरफ खींच भी सकती है, ऐसा मेरा मानना है। यहाँ पर इंडिया में थार की सक्सेस की वजह से बहुत सारे लोगों को यह अंदाजा हो गया है कि इंडिया के अंदर भी लाइफस्टाइल व्हीकल बहुत ही अच्छे नंबर में बिक सकते हैं। बस यहाँ पर बात आती है तो प्राइसिंग की। अनलाइक टोयोटा की हाइलैक्स जो कि शुरुआती समय में जब आई थी तो बहुत ही ज्यादा महंगी हुआ करती थी, इसी वजह से वो ज्यादा नहीं बिकी इंडिया के अंदर। इसके अलावा इस गाड़ी को इंडिया के अंदर फिर से इसलिए आना चाहिए क्योंकि महिंद्रा भी स्कॉर्पियो एन पर बेस्ड एक पिकअप ट्रक लेकर आने वाली, यहाँ पर 2025 या फिर 2026 डिफर कर सकता है ऐसा माना जा रहा है। अगली कार है यहाँ पर महिंद्रा की तरफ से। वैसे महिंद्रा का किसी भी गाड़ी का यहाँ पर इस लिस्ट में होना बहुत ही बड़ी चौंकाने वाली बात हो सकती है, क्योंकि एक बात आपने सुनी होगी कि महिंद्रा बहुत ही जल्द अपनी किसी भी गाड़ी को डिसकंटिन्यू कभी भी नहीं किया करती, लेकिन फिर भी उन्होंने एक गाड़ी को डिसकंटिन्यू किया है जिसका नाम है महिंद्रा मराजो। महिंद्रा ने मराजो को इंडिया में कम सेल्स की वजह से डिसकंटिन्यू कर दिया था एक टाइम पर, लेकिन इस गाड़ी की बात की जाए तो ये गाड़ी बहुत ही अच्छी थी। इस गाड़ी का स्पेस बहुत ही ज्यादा अच्छा हुआ करता था और ये गाड़ी अपने टाइम पर बहुत ही ज्यादा स्मूथ चला करती थी और ये गाड़ी बहुत ही तगड़ी माइलेज भी निकाल कर दे देती है आपको। लेकिन ये गाड़ी बॉडी एंड फ्रेम कंस्ट्रक्शन होने के बावजूद भी इंडिया के अंदर डिसकंटिन्यू हो गई थी और एक्चुअल में यही वो रीजन था जिसकी वजह से इंडिया के अंदर इसकी माइलेज बहुत ही अच्छी निकल कर आ जाती थी। मेरा मानना है कि इस कार को थोड़े से और आई प्लीजिंग डिजाइनिंग के साथ इंडियन मार्केट में वापसी करनी चाहिए, क्योंकि अगर देखा जाए तो इनोवा क्रिस्टा की डिमांड अभी भी अच्छी खासी मौजूद है इंडियन मार्केट के अंदर। अब यहाँ पर महिंद्रा की जितनी भी गाड़ियां है वो डीजल इंजन के साथ ही आती है, तो ऐसे में अगर देखा जाए तो डीजल इंजन की डिमांड अभी कुछ कम नहीं हुई है, ये पर्टिकुलर बात यहाँ से क्लियर हो जाती है। और इस गाड़ी को 1.5 लीटर के डीजल इंजन के साथ अगर लाया जाता है तो ये सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर गाड़ी साबित हो सकती है। मेरी लिस्ट की आखिरी गाड़ी जो इस साल इंडिया में वापस आनी चाहिए उसका नाम है फोर्ड की इको स्पोर्ट। ऐसी बहुत सारी खबरें आ रही है कि फोर्ड इंडिया में वापस आती है। अब वो रूमर है ये क्या है उसके आने के बाद ही पता चलने वाला है आपको। और अगर वो वापस आते हैं तो वो अपनी इंडिया बाउंड फ्लैगशिप कार को भी वापस लाने वाले हैं, यानी कि मेरा मतलब है फोर्ड एंडेवर से। अब यहाँ पर फोर्ड एंडेवर के वापस आने से मुझे खुशी तो मिलती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फोर्ड एंडेवर के साथ एक और गाड़ी उनकी वापस आनी चाहिए और उस गाड़ी का नाम है इको स्पोर्ट। फोर्ड इको स्पोर्ट हैंड्स डाउन सबसे अच्छा एसयूवी मानी जाती थी। ये अपने नट टर्बो जीटीआई इंजन के साथ साथ 121 bhp
काफी की पावर निकाल के दिया करती थी, जो कि क्रेटा और सिटी जैसी गाड़ियों से भी ज्यादा हुआ करती थी। मतलब यहाँ पर ये अपने से बड़े सेगमेंट्स की गाड़ियों से भी ज्यादा पावर निकाल कर दिया करती थी उस टाइम पर। साथ ही साथ वहाँ पर उस टाइम पर लोग फोर्ड के क्वालिटी के भी दीवाने थे। बिल्ड क्वालिटी से मेरा मतलब है, यानी कि इस गाड़ी की रिलायबिलिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी हुआ करती थी और अलग लेवल पर ये रिलायबल करती थी। इसलिए मेरा पर्सनली ये मानना है कि इस गाड़ी को इंडिया में वापस आ जाना चाहिए अब 2025 में। बस कंपनी को यानी कि फोर्ड को यहाँ पर इसके एक्सटीरियर और इंटीरियर पर थोड़ा सा काम करना हो, जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और मेरा मानना तो यहाँ पर यह है कि ये गाड़ी अगर इंडिया में वापस आती है तो ये एक इंस्टेंट हिट साबित हो जाएगी। तो ये थी मेरी लिस्ट ऑफ कार जो इंडिया के अंदर वापस आनी चाहिए इस साल। बाकी आपकी कौन सी पसंद की गाड़ी है उसको कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं, या फिर हमसे कोई गाड़ी छूट गई तो उसके बारे में भी लिख सकते हो। वैसे आज की इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक और लाती रहूं। धन्यवाद।